गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज 11th इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो हमारा एक चैप्टर था, नगरीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरी जीवन। उस शहरी जीवन का हमने अध्ययन किया और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी मंदिर। मंदिर के बारे में हमने अध्ययन किया, मंदिर की सुंदरता को लेकर अध्ययन किया और फिर राजा के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से राजा बनता था। मेसोपोटामिया के जो नगर थे उनके बीच में किस चीज़ को लेकर विवाद होता था और फिर उसके बाद में क्या समाधान हुआ। लोगों का एक मकसद बन गया कि अब हमें समाज का कल्याण करना है, सेवा करनी है और मंदिर की सुंदरता को बढ़ाना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ी है पिछले वाले टॉपिक में, मंदिर और राजा में। अब अगला जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो शहरी जीवन है वो किस प्रकार का था, कि शहरों में जो रहने वाले लोग थे वो कैसे थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब तक के चैप्टर में हमने देख लिया अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, किसान, काश्तकार, मजदूर, जमींदार। तो इन सभी लोगों के बारे में अध्ययन करने से पता लगता है कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक वर्ग नहीं था, अलग अलग वर्ग थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं था। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई दास था, कोई मंदिर का पुजारी था, कोई मुखिया था। तो अलग अलग बटे हुए थे। और जब यहाँ पर खुदाई की गई, इस दक्षिणी मेसोपोटामिया में जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान जो कब्रें मिली हैं उन कब्रों से इस बात का पता लगता है कि यहाँ पर जो कब्र के साथ सामान रख दिया जाता था लाश के साथ कब्र में, उसमें कुछ कब्रें ऐसी मिली है जहाँ पर आभूषण मिले, महंगे महंगे आभूषण मिले हैं, महंगी महंगी सामग्रियाँ, सामान मिला है, जिससे पता लगता है कि ये जो कब्र थी वो किसकी थी, किसी अमीर व्यक्ति की होगी, धनी व्यक्ति की होगी। और कुछ कब्रें ऐसी थी जिनके साथ कोई सामान नहीं था। तो इसका मतलब क्या पता लगता है कि ये कब्र किसकी है, किसी गरीब या निर्धन की है। तो ये चीज़ डंके की चोट पे हम कह सकते हैं दावे के साथ कि किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं था दक्षिणी मेसोपोटामिया में। अमीर और गरीब चाहे दो ही वर्ग हो, लेकिन थे, अमीर वर्ग भी था, गरीब वर्ग भी था। और इस चीज़ का पता हमें कैसे चला, खुदाई के दौरान मिलने वाली कब्रों में मिलने वाले सामान से, कि जो सामान मिला उससे हमने ये तय कर लिया कि जिस कब्र में महंगे आभूषण और सामान सामग्री है तो वो व्यक्ति क्या था, अमीर और धनी परिवार से था। और जिस कब्र में कुछ भी नहीं मिला है, केवल कुछ भी सामग्री नहीं है, केवल छुटमुट कुछ सामान जो रखे गए थे, उनसे पता लगता है कि ये व्यक्ति गरीब तबके का था। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि शहरी जीवन में जो संभ्रांत वर्गों का उदय, यानी बहुत से जो वर्ग थे दक्षिण मेसोपोटामिया में, उनका उदय हो चुका था। तो ये सीधी सी चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एक वर्ग नहीं था, बहुत से अलग अलग वर्ग थे। अब उसके बाद में आता है एकल परिवार आदर्श, यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो परिवार था वो क्या था, एकल परिवार था। और एकल परिवार को वो क्या मानते थे, आदर्श मानते थे। और एकल परिवार क्या मतलब है, जैसे पिता है, पत्नी है, ये बच्चे हो गए, ये बच्चे हो गए, ठीक है, ये परिवार हो गया। एक कहने का मतलब ये परिवार हो गया। और जैसे ही इसमें क्या होता था, एकल परिवार की परिपाटी वो भी निभाते थे। जैसे ये पति पत्नी हैं और इनके माता पिता हैं, जैसे ही लड़के की शादी हुई वो क्या हो जाएगा, परिवार से अलग, और अपना अलग से परिवार बना लेगा। भाई अब जब ये हो गया, अब इसके साथ इसकी पत्नी आ गई। तो कहने का मतलब ये था कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलती है, केवल एकल परिवार को ही आदर्श माना गया। आज के समय में भी है, आज भी अगर हम देखें अधिकांश घरों में ये कहानियां हैं, यही कहानी चल रही है कि जैसे ही माँ बाप ने शादी की, उसकी पत्नी उनके बेटे को लेकर अलग जाके रहने लग जाती है। कुछ भी मान लीजिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए उनको, अपने हिसाब से रहने के लिए जगह चाहिए,
कहने का मतलब किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आज हो गई है हमारे समाज में जिनसे जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो ऐसा ही जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था इसमें भी था। क्या होता था, माँ बाप है, बच्चे हैं, बच्चे की शादी की, लड़के की जैसी शादी हुई तो वो अलग चला जाता था, उसकी पत्नी उसको अलग ले जाती थी या वो खुद अलग चला जाता था, माँ बाप से अलग चला जाता था। तो इसका मतलब एकल परिवार को वहाँ पर क्या माना गया था, आदर्श माना गया था। तो ये चीज़ जान ली हमने, संभ्रांत वर्गों का उदय और एकल परिवार आदर्श। उसके बाद में हम देखते हैं उर नगर, क्योंकि हमने देखा था उरक, बेबीलोन, ये वहाँ के प्रमुख नगर थे मेसोपोटामिया के, जिनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उर नगर के बारे में हम जानते हैं। एक सभ्यता थी पहले हड़प्पा, 12th में जैसे आप जाएंगे तो 12th में हड़प्पा के बारे में पूरा विवरण दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय जीवन था वो उत्कृष्ट श्रेणी का था, कमाल का एक नगरीय जीवन था हड़प्पा का, ठीक है। उसके विपरीत अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं उरनगर का। उरनगर कि उरनगर में जब खुदाई की गई तो वहाँ पर नगरों की स्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार के लोग थे, क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे, गलियाँ कैसी थी, घर कैसे थे, वास्तुशास्त्र कैसा था। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम खुदाई पता कब चलेगा, जब हम इस जगह की खुदाई करेंगे। तो उरनगर की सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1930 ईस्वी में। ये याद रखेंगे आप कि उरनगर की खुदाई कब हुई, 1930 ईस्वी को। और जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई में पता चला कि यहाँ की जो गलियां थी वो क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी। गलियां कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे जैसे ठीक है, ये गलियां हैं ऐसी, ये गलियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये यहाँ से गली निकल गई है, यहाँ से गली निकल गई, यहाँ से गली निकल गई। तो कहने का मतलब जो गलियां थी वो क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी। पहली चीज हो गई। एकल परिवार हमने देख लिया। एकल परिवार में एक चीज और देख लेना आप कि आज जो हमारे जीवन में शादी को लेकर जो भी रस्म रिवाज का रिवाजें निभाई जाती है वो रिवाज उस समय में भी लोग निभाते हैं। ये ज्ञात होता है कि उस समय के लोग भी आज जो हम रस्म और रिवाज निभा रहे हैं वो भी उस समय के कोई कायदे या कानून बने हुए थे जिनको वो फॉलो करते थे। जिस प्रकार से आज हमारी शादी सगाई समारोह होता है उसी प्रकार वहाँ पर भी शादी सगाई समारोह होता था। विदाई में जो लड़की का पिता होता था वो लड़की की अपनी जीवन की कमाई हुई जो संपत्ति है वो लड़की को देता था सामान के रूप में, और आज भी देते हैं दहेज के रूप में। और जो संपत्ति होती थी, पिता की संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार होता था, पुत्र का अधिकार होता था। तो ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि एकल परिवार में ये चीज़ें मान्य थी कि जो शादी समारोह होता था वो पूरे रीति रिवाज कायदे कानून के साथ होता था। सगाई भी होती थी, फिर विवाह होगा, भोजन भी होगा, विदाई भी होगी, और विदाई में लड़की को दहेज दिया जाता था पिता के द्वारा, लड़की के पिता के द्वारा, ठीक है। और लड़के जो लड़का होता था उसका अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता था। तो ये एकल परिवार की थोड़ी बहुत विशेषता और आप जान लीजिए, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ आ जाइए। 1930 में उरनगर की खुदाई हुई और इसमें यह पाया गया कि जो गलियां थी वो क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। ये देखिए गलियां क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर नगर पद्धति का अभाव था। जैसे हड़प्पा में देखो शानदार गलियां निकली हुई है, चौकोर निकली हुई है, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, चौड़ी चौड़ी गलियां बनी हुई है, नालियां बनी हुई है। लेकिन इसके विपरीत उरनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो नगर पद्धति थी उसका क्या था, अभाव था। जो जैसा बन गया, जैसे गली बन गई, जैसा मकान बन गया वैसे ही उसको निर्माण कर दिया। तो ये देखो टेढ़ी मेढ़ी गलियां है, अब यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इस प्रकार की यहाँ पर क्या बनी हुई थी, गलियां बनी हुई थी, जिसमें से ये कहा जाता है कि कोई गाड़ी है ना वो भी नहीं निकल सकती थी। क्यों, जगह जगह बैंड हो रहा है, ये बैंड हो गया, फिर ये बैंड, ये इधर बैंड आ गया, इधर बैंड, तो इनमें से गाड़ियां नहीं निकल सकती थी। इसीलिए जो भी बोझ होता था या सामान होता था वो किस पे छोड़ा जाता था, गधों और घोड़ों के द्वारा, यानी गाड़ी नहीं निकलती थी। अब सामान तो जाना है, जैसे यहाँ से कोई सामान यहाँ तक आना है तो गाड़ी नहीं जा रही है तो फिर क्या होगा, या तो आदमी खुद लाद के लेके जाएगा हल्का फुल्का सामान, और अगर कोई भारी सामान है तो वो बैलगाड़ी करेगा, या फिर गधे और घोड़ों से जो भी सामान ढोया जाता है उसके द्वारा इस सामान को यहाँ से
यहाँ तक लाएगा। तो ये चीज़ जान लिए ना, गाड़ी नहीं जा सकती थी तो इनका उपयोग कर लिया। अब है जल निकास का प्रबंध नहीं। जो मकान होते थे, मकान कैसे होते थे वो भी आप जान लीजिए, पहले पढ़ चुके हम मकान के बारे में। इस प्रकार के मकान होते थे, ये अंदर बराम चौक होता था खुला, ये कमरे होते थे ऐसे, ये ऐसे कमरे होते थे, ठीक है, ये कमरे होते थे, मैंने बताया था आपको। तो कहने का मतलब ये था कि इस प्रकार के मकानों में जल निकास का प्रबंध नहीं था, यानी पानी निकास, मकान से बाहर पानी निकालने का कोई भी प्रबंध नहीं था। दूसरी बात, ये जो मकान होते थे इनमें जो खिड़कियां होती थी ना वो अंदर होती थी। देखो ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ताकि अंदर की तरफ की खिड़कियों को खोला जा सके, कोई झांक नहीं सके। अगर बाहर खोल देंगे तो कोई भी झांक सकता है, इनका मानना था ऐसा। इसीलिए जो खिड़कियां होती थी ना मकान में, तो वो खिड़कियां कहाँ होती थी, कमरों के अंदर ही होती थी। या चाहे यहाँ पर दरवाजा निकाल दो, ये दरवाजे निकाल दो, इधर दरवाजे किधर भी हो सकते थे, लेकिन जो खिड़कियां होती थी वो किधर होती थी, अंदर की तरफ होती थी, ताकि कोई देख नहीं सके, ठीक है। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जल निकास का प्रबंध नहीं। अब ये मकान बन गए तो इन मकानों में जल प्रबंध का निकास बाहर तक नहीं था। क्या होता था कि जैसे कोई भी जल है, नहाने का स्थान होता था स्नानागार, उसमें से निकला हुआ जो भी जल है या फिर बरसात का पानी है जो आ रहा है वो कहाँ एकत्रित करते थे। ये क्या करते थे, अपने मकान के आंगन में एक हौज बना देते थे। हौज जो अपन साधारण पानी इकट्ठा करने का जो बनाते हैं ना खड्डा, हौद, वो चीज़ हौज बना देते थे। तो जो भी पानी होता था ना वो क्या होता था, यहाँ पर हौज में जाकर एकत्रित हो जाता था। अब इस बचे हुए पानी का पता नहीं क्या यूज करते थे, इस चीज़ के प्रमाण नहीं मिल पाए, लेकिन जो पानी निकास की व्यवस्था थी वो बाहर तक नहीं थी। जो भी पानी होता था इकट्ठा होता था वो घर के अंदर एक चौक में, आंगन में हौज बना रहता था। इसी हौज में ये सारा पानी क्या होता था, एकत्रित होता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जान ली भाई, हौज में पानी एकत्रित हो गया। अब इस पानी का वो क्या कर रहे हैं, इसके प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। कचरा बाहर डालते थे। अब घर के अंदर जो भी कचरा हो रहा है, अभी आप देखिए अपने यहाँ पर तो आज कचरा उठाने के लिए गाड़ियाँ लग रही है, कचरा पात्र बने हुए हैं, हम कचरा पात्र में कचरा डाल देते हैं, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उस समय जो कचरा डालने का जो स्थान था वो फिक्स नहीं था। तो जो ये लोग यहाँ क्या करते थे, उरनगर के निवासी क्या करते थे, जो कचरा होता था ना उसको बाहर सड़क के ऊपर ही फेंक देते थे। या तो सड़क पे फेंक दिया या आगे जाकर चौराहे पे कोई खाली जगह होगी वहाँ फेंक दिया। तो आज भी अपन देखते हैं शहरों में, आप चले जाइए, अगर कचरा फेंकने की जगह नहीं है तो पड़ोस का अगर प्लॉट खाली है तो उसमें कचरा फेंक देते हैं, या दूर दराज को प्लॉट खाली होगा उसमें कचरा फेंक के आ जाते हैं। आज भी वो चीज़ अपना रहे। तो उस समय भी उरनगर में जो लोग थे, मकानों में रहने वाले व्यक्ति थे, जो कचरा होता था उस कचरे को सड़क के ऊपर ही क्या कर देते थे, फेंक देते थे। अब सड़क पे कचरा फेंक दिया, फिर दूसरे दिन कचरा फेंक दिया, फिर कचरा फेंक दिया, फिर कचरा फेंक दिया, तो कचरे से जो सड़क होती थी ना मकान के बगल में वो जगह क्या आ जाती थी, ऊपर आ जाती थी, और सड़क का निर्माण क्या हो जाता था, ऊपर। अब सड़क का निर्माण ऊपर हो गया तो मकान क्या हो गए, नीचे। तो फिर वो लोग क्या करते थे, मकान को तोड़कर ऊपर कर लेते थे। तो ये वहाँ का एक नगरीय जीवन था, कचरा बाहर डालते थे। अब घरों की गोपनीयता, मैंने बता दिया घरों की गोपनीयता के बारे में, खिड़कियों के बारे में। खिड़कियाँ थी, वास्तुशास्त्र का पालन ये करते थे। कहने का मतलब वास्तुशास्त्र भी आ गया, यानी घरों की गोपनीयता बनाए रखते थे, बाहर खिड़कियाँ नहीं रखते थे, क्यों, कोई झांक नहीं ले। और वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा मानते थे। वास्तुशास्त्र के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। जो पट्टिकाएँ मिली थी, पट्टिकाएँ मैंने बताया था ना, पट्टिकाएँ गीली मिट्टी से पट्टिकाएँ बनी थी, उसके ऊपर हिसाब लिखते थे, या कोई भी चीज़ थी उसको उकेर दिया जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ें, उससे पता लगता है कि उस समय वास्तुशास्त्र का भी चलन था। वास्तुशास्त्र में लोगों का वहाँ का क्या था, विश्वास था। और जादू टोना हो, भूत प्रेत हो, इनको भी ये लोग क्या करते थे, मानते थे। ये अपने जीवन में इस चीज़ को मानते थे। जादू टोना में इनका विश्वास था, जो भूत प्रेत आत्मा थी उनमें भी इनका क्या था, विश्वास था। और वास्तुशास्त्र को भी मानते थे। देखो दो चीज़ है, आप वास्तुशास्त्र को भी मान रहे हैं, भूत प्रेत आत्मा इनको भी मान रहे हैं, तो ये थोड़ा टकराव वाली स्थिति है। फिर लास्ट टॉपिक मैंने बता रखा है, घरों के अंदर कब्र। बहुत से ऐसे मकान वहाँ पर मिले हैं उरनगर में, जहाँ में घर के अंदर ही क्या मिली है, कब्र मिली है। यानी कि कुछ जगह तो ऐसी होती है कि भाई जैसे सभी लोगों को कब्र में, कब्रिस्तान में दफना दिया, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे गाँव के लोग लाश को वहीं दफनाएंगे। लेकिन उरनगर में क्या हुआ कि बहुत से ऐसे घर थे जहाँ पर जो कब्रें मिली हैं वो मकान के अंदर ही मिली है। अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर
वास्तुशास्त्र को मानते हो तो घर के अंदर कब्र नहीं होनी चाहिए। तो ये तर्क वाला विषय है कि क्या पता वास्तुशास्त्र वाली चीज़ सही होगी या कब्र वाली चीज़ सही होगी, लेकिन खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्रमाण मिले हैं वो दोनों चीज़ों के मिले हैं कि उसमें वास्तु का जिक्र भी किया गया है कि यार वहाँ के लोग वास्तुशास्त्र बनाते थे, भाई एक कमरे के सामने दूसरा कमरा नहीं होना चाहिए, एक गेट के सामने दूसरा गेट नहीं होना चाहिए, छत ऊपर होनी चाहिए, ये पानी का हौज इधर होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती थी उनके, तो वो उस चीज़ को क्या करते थे, फॉलो करते थे। लेकिन एक तरफ तो हम वास्तु को मान रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं कि वास्तु मानिए और एक तरफ हम उसी मकान में कब्र कर रखी है, किसी की लाश को वहाँ पर दफना रखा है, तो ये चीज़ें थोड़ा तर्क के ऊपर है। कहने का मतलब जादू टोना भी हो गया, वास्तुशास्त्र और घर के अंदर कब्र, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसी के साथ जो आपका दक्षिण मेसोपोटामिया के जो नगरी जीवन है वो कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से देख लीजिए, आप जल्दी से देख लीजिए। सबरांत वर्गों का उदय, किस प्रकार से अलग अलग वर्ग मैंने बताए नाम, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दास हो, पुजारी हो, मुखिया हो, राजा हो, अमीर हो या गरीब हो, बहुत से वर्गों का वहाँ पर क्या मिला है, प्रमाण मिला है। एकल परिवार आदर्श, एकल परिवार मैंने बता दिया कि एकल परिवार को महत्व देते थे, संयुक्त परिवार को महत्व नहीं देते थे। जैसे ही पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र अपने माता पिता से क्या करता था, अलग चला जाता था। और जो शादी ब्याह होते थे वो आज के रीति रिवाजों के हिसाब से उस समय भी कायदे कानून बने हुए थे, उसके हिसाब से वहाँ पर शादियाँ होती थी। जो पिता होता था लड़की का, वो अपनी लड़की को उसकी जरूरत का, आवश्यकता का जो भी सामान था वो दहेज के रूप में लड़की को देता था, जो कि आज भी देते हैं। और जो पुत्र होता था उसका अपने पिता की संपत्ति के ऊपर बराबर का अधिकार होता था। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा उरनगर, उरनगर के बारे में हम जानने का प्रयास किया। हड़प्पा के बारे में हम बताया मैंने कि हड़प्पा एक उत्कृष्ट श्रेणी की जो थी नगरीय जीवन शैली थी, वहाँ पर हमने देखी है, पाई गई है। सड़कें हो, नालियाँ हो, अच्छे मकान हो, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित नगर था। लेकिन उरनगर विपरीत थोड़ा सा। कैसे, सर्वप्रथम खुदाई 1930 ईस्वी में हुई, ठीक है। जब खुदाई हुई तो गलियां कैसी मिली, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। और टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं तो सीधी सी बात है जो बड़े वाहन या गाड़ियां हैं उनका जाना मुश्किल था यहाँ पर। तो जो सामान होता था वो किससे ढोया जाता था, गधों और घोड़ों के द्वारा। अब मकान बने हुए, मकान के बारे में हमने देख लिया कि मकान में जो जल निकास की जो प्रणाली थी वो सही ढंग से नहीं थी। जल निकास लास्ट कहाँ तक होता था, घर के अंदर ही एक हौज बना हुआ था, वहाँ तक पानी जाता था, बाहर पानी नहीं जाता था। हो सकता था उनकी ये सोच होती थी कि बाहर पानी जाएगा तो कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, और कीचड़ से बचाने के लिए वो अपने घर के अंदर ही जल निकास के लिए हौज बना लेते थे, ठीक है। जल निकास हो गया, कचरा बाहर डालते थे कि वहाँ के जो उरनगर के जो लोग थे, जो भी कचरा होता था घर का, वो कहाँ डालते थे, घर के बाहर सड़क के ऊपर डाल देते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय कचरा एक जगह डालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। कचरा पात्र आज तो है, उस समय नहीं था। तो कचरा जब एक जगह डालते थे तो सड़क पे डालने से क्या होता था कि बार बार कचरा डालने से सड़क क्या हो जाती थी, ऊपर हो जाती थी। फिर सड़क बन गई तो ऊंचाई ज़्यादा हो गई, मकान नीचे रह गए। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, सड़क के बराबर ऊंचाई लाने के लिए वो क्या करते थे, मकान को तोड़कर वापस से ऊंचा ले लेते थे। घरों की गोपनीयता, खिड़कियों के बारे में मैंने बताया था, गोपनीयता के लिए वो क्या करते थे, घरों की खिड़कियां कहाँ रखते थे, अंदर की तरफ। मैंने बताया ना, ये अंदर की तरफ, ये कमरे बने हुए हैं, ये खिड़कियां, ये खिड़कियां अंदर की तरफ है, चाहे दरवाजे बाहर दे दो। लेकिन गोपनीयता के हिसाब से जो घरों की खिड़कियां होती थी वो कहाँ होती थी, अंदर की तरफ, चौक में खुलती हुई होती थी, ठीक है। वास्तुशास्त्र और घर के अंदर कब्र, वास्तुशास्त्र, जादू टोना, भूत प्रेत, इन सभी में इनका क्या होता था, विश्वास होता था। और कुछ घर ऐसे मिले हैं खुदाई के दौरान जहाँ पर उन घरों में कब्र मिली है, जिससे ये तर्क होता है कि वास्तुशास्त्र हो या भूत प्रेत जो भी है, उन चीज़ों को भी वो मानते थे, वास्तुशास्त्र को मानते थे, और इसके विपरीत घरों में कब्र भी पाई गई है। थैंक यू।